बिहार में पहले चरण के लिए कल वोट डाले जाएंगे। पहले चरण में बिहार के कुल 16 जिलों में 71 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने जा रहा है, जहां मतदान होने जा रहा है। आपको हम बताते हैं, देखिए लगातार ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार के वो कौन से 16 जिले हैं जहां पर वोट डाले जाएंगे। इसमें बक्सर, भोजपुर, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया, कैमूर, रोहतास, नवादा, शेखपुरा, मुंगेर, बंका, जमुई, लखीसराय, पटना और भागलपुर शामिल है। लेकिन आपको हम यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि इसमें कुछ ऐसे जिले भी हैं जहां पर उन जिलों के तमाम विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव नहीं होंगे, यानी मतदान नहीं डाले जाएंगे 28 अक्टूबर को। जैसे भागलपुर के महज 2 विधानसभा क्षेत्रों में ही पहले चरण में मतदान होने हैं। अब पहले चरण के लिए जो प्रचार प्रसार का जो दौर है वो थम चुका है। तो प्रचार प्रसार में कौन सी पार्टी सबसे ज़्यादा मेहनत की, किस पार्टी के समर्थन में सबसे ज़्यादा जन सैलाब उबड़ा, किसको लेकर के जनता ज़्यादा उत्सुक है और बिहार में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसी पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे न्यूज़ रूम से साहुल पांडे हमारे सहयोगी हैं। साहुल, क्या लगता है इस बार के प्रचार प्रसार का जो पहला चरण का जो दौर है वो तो थम चुका है, किसका दमखम कितना आप देखते हैं, जनता पर कौन ज़्यादा प्रभाव बना पाया है? देखिए, दमखम सबने लगा दिया है, सबने सब कुछ लगा दिया। एनडीए की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी तक आ गए, उन्होंने भी 3 जगहों पर एक ही दिन में जो है ताबड़तोड़ रैली की। उसके अलावा वर्चुअल रैली भी उनकी रैलियों को दिखाया गया वर्चुअल तरीके से। एनडीए में जहाँ तक नीतीश कुमार की बात करें, नीतीश कुमार ने भी लगातार सभाएं की हैं, एक पल भी रुके नहीं है, रोज़ उनकी 3 से 4 सभाएं हो रही थी। और दूसरी तरफ अगर हम बात महागठबंधन की कर लें तो खुद तेजस्वी यादव लगातार रैली कर रहे थे। वो भी रोज़ पटना से निकलते हैं, 3 जगहों पर 4 जगहों पर रैली करते हैं, फिर वापस आते हैं। तो इस तरीके से आप कहें तो सबने दमखम लगा दिया है। लेकिन मैं कहूँगा कि चौंकाने वाले जो एक तस्वीर सामने आई वो आई लोजपा की तरफ से। चिराग पासवान जिस तरीके से उन्होंने खुद को अपने आप को हैंडल किया, रामविलास पासवान जी के निधन के बाद ऐसा लग नहीं रहा था कि वो पहले फेज के चुनाव में प्रचार करने के लिए उतरेंगे मैदान। लेकिन जब उतरे वो, आप देखिएगा कि पहली वो जो चुनाव प्रचार उन्होंने किया वो पालीगंज में किया, और जो भीड़ उसके बाद उमड़ती शुरू हुई वो लगातार उनके ट्विटर हैंडल से लेकर के हर जगह पे एक भीड़ जो है, उन्होंने ये दिखाया कि तेजस्वी यादव की भीड़ अभी तक जो है चर्चा में बन रही थी कि तेजस्वी की रैलियों में इतनी भीड़ जा रही है, उतनी भीड़ जा रही है। लेकिन जब चिराग जैसे ही आते हैं पोस्टर में, तो वो नहीं होता कि वो फटा पोस्टर निकला हीरो, तो उस तरीके से चिराग सामने आए और तब उनकी रैलियों में भीड़ की बातें होने लगती हैं कि चिराग का जो उन्होंने एक बिहारी फर्स्ट वाला जो विज़न है, कहीं ना कहीं जनता उसे एक्सेप्ट कर रही है, ऐसा कहा जाने लगा है। और अब जो चुनाव प्रचार खत्म हुए हैं तो इसमें तो पूरे सबने अपना दमखम लगाया हुआ है। ऐसा नहीं लगता कि चिराग एक तो युवा है, जिस युवा की चर्चा लगातार बिहार के तमाम राजनीतिक दल कर रहे हैं, उसके बाद अगर हम बात करें तो चिराग बुनियादी मुद्दों को लेकर जनता के बीच काफ़ी प्रभाव बना चुके हैं। देखिए, बड़ी बात यह है कि चिराग जो है प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नहीं बल्कि नीतीश कुमार के खिलाफ है। नरेंद्र मोदी को लेकर के बिहार विधानसभा चुनाव में अभी लोग उतना बहस नहीं कर रहे हैं, उनके काम को लेकर के कोई ज़्यादा चर्चाएं नहीं है। मेन चर्चा हो रही है 15 साल में नीतीश कुमार ने क्या किया है। 7 निश्चय की योजना बहुत अच्छी योजना लोग मानते हैं, लेकिन इसमें गड़बड़ियां हैं। उसको जब चिराग उठाते हैं तो लोग उससे भी नकारते नहीं हैं, क्योंकि लोगों को पता है, क्योंकि नल जल जब उनके घर तक पहुंचा तो वो कितना अधूरा पहुंचा, पाइप तक पहुंचा है। कहीं गलियों में देखेंगे पाइप निकाल के छोड़ा हुआ है, अभी तक उसमें टोटी तक नहीं लगी है। तो उस तरीके के जब वो मुद्दे उठाते हैं तो लोग उनसे जुड़ने लगते हैं, और यही कारण है कि जब वो अंतिम में 3 दिनों में उन्होंने जब प्रचार प्रसार किए, उनमें सबको उन्होंने पीछे छोड़ दिया लगभग। लेकिन नहीं कहते कि अंत में एकदम माहौल लूट लिया, तो उन्होंने चुनाव प्रचार में जो है चिराग ने पूरा माहौल लूट लिया, मुझे ऐसा लगता है। तो तेजस्वी से बेहतर अभी चिराग प्रभाव बनाने में सक्षम हुए हैं। हम बराबरी की टक्कर कह सकते हैं, लेकिन लास्ट समय में आकर के उन्होंने जो बना बनाया माहौल था, चाहे वो तेजस्वी का कह लें या नीतीश कुमार का, वो चिराग लूट के चले गए। हालांकि एक बात मैं कहना चाहूँगा कि भीड़ जुटाना अलग चीज़ है, उसे वोट में तब्दील करना अलग चीज़ है। नीतीश कुमार का अपना एक वोट बैंक है, जिस तरीके से भले हुई वो चुनाव सभाओं के दौरान भी जो है वो थोड़े एग्रेसिव हो गए, दिखाई दिए, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि नीतीश कुमार एग्रेसिव हुए हैं। असामाजिक तत्व जिनको वो बताते हैं
उनको लेकर के पहले भी बहुत सारी रैलियों में वो ऐसे हो चुके हैं। हालांकि उनका जो एक बेस बना हुआ है, लोग ये मानते हैं कि अभी भी एक साफ छवि का नेता। चिराग के लगातार विरोध करने के बावजूद आपको लगता है कि नीतीश कुमार का जो वोटर हैं, जो सपोर्टर हैं, उनमें कुछ नरमी आई हुई, कुछ कमी आई है? कमी तो बिल्कुल आएगी, लेकिन कितना आएगा ये कल पता चलेगा। ये कल जो है ईवीएम में कैद हो जाएगा। कमी तो जरूर आएगी। तो देखने वाली बात है कि हाल ही में एनडीए से अलग हुए चिराग पासवान अपनी बुनियादी सवालों के साथ जनता पर कितना प्रभाव डालते हैं, और अब टक्कर की बात नीतीश के साथ नहीं बल्कि तेजस्वी के साथ है। भीड़ उनमें भी और भीड़ इनमें भी। क्या लगता है, राजमोहन हमारे साथ हैं, हमारे सहयोगी। राजमोहन, क्या लगता है आपको, तेजस्वी यादव में एक तरफ भीड़, दूसरी तरफ चिराग पासवान, दोनों युवा और दोनों के बुनियादी मुद्दे? मेरा मानना है कि चिराग पासवान ने जो तैयारी की, इलेक्शन में जो भी भाषणबाजी की है, इस चुनाव में तो कुछ खास उनको काम नहीं आएगा। लेकिन हाँ, 25 की तैयारी मैं कह सकता हूँ चिराग के लिए। मेरा मानना आगे का रोड मैप तैयार कर रहे हैं। हाँ, और रही बात चुनावी रैलियों की और जनसभाओं की, जिसमें किसमें कितना ज़्यादा भीड़ हुआ, तो तेजस्वी यादव की रैली में बाकायदा भीड़ हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप नीतीश कुमार को इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि उनका जो वोट बैंक है वो है एनडीए, और जो जेडीयू का वोट बैंक है वो रैलियों में वैसे भी आप पहले भी देखेंगे तो कम ही जाता रहा है। और लेकिन जब वोट की बात आती है तो वो मतदान के दिन बाहर निकलता है और वोट करता है। तो मेरा मानना है कि पहला चरण का जो लड़ाई है वो 50-50 के आसपास रहेगा। कोई किसी पर भारी होता नजर नहीं आएगा। नहीं आ रहा। जो समर्थक हैं, जो लगातार आपको जन सैलाब के तौर पर देखने को मिला है, क्या उसको वोट बैंक में, वोट में तब्दील कर पाएंगे तेजस्वी? देखिए, जो बाहर निकले हैं, उनके जो रैलियों में भीड़ है, जाहिर बात है उसमें वोट तो उनको मिलेगा ही, ऐसा नहीं है कि वोट नहीं मिलेगा, खासकर युवा वर्ग का। लेकिन ये जो वर्ग है ना, ये वही है जो उनको हमेशा वोट देते आ रहा है, और इस बार वो कोरोना से भी नहीं डरा, वो रैली में पहुंचा। वहीं अगर बात करें एनडीए की, जो जेडीयू और बीजेपी के सपोर्टर हैं, तो हो सकता है, मुझे लगता है कि वो थोड़ा कोरोना के डर से बाहर नहीं निकले, रैलियों में जाना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। लेकिन वोटिंग बूथ पर, जो पोलिंग बूथ है, वहाँ ज़रूर जाएंगे। और ख़ासकर 4 जिले हैं पहले फेज़ में, भोजपुर, रोहतास, औरंगाबाद और एक है गया, जहाँ पर 16 जिलों में ये 4 जिले हैं जहाँ पर 30 सीटों पर चुनाव है, इन्हीं 4 जिलों पर। तो ये 4 जिले ज़्यादा मायने रखेंगे। जो इन पर ज़्यादा बढ़त बनाएगा वो पहले चरण में आगे बढ़ता नजर आएगा। पिछली बार का जो गठबंधन हुआ था उसमें नीतीश कुमार भी तेजस्वी के साथ थे। अभी तेजस्वी अलग मोर्चा संभाल रहे हैं। आपको लगता है कि तेजस्वी अपनी बातों से जनता पर प्रभाव डाल पाने में अब तक सक्षम हुए हैं? मुझे लगता है कि सक्षम तो हुए हैं, खासकर रोजगार के मुद्दे को लेकर जो उन्होंने मुद्दा उठाया, और साथ में एक ऐसा मुद्दा उठाया जो कोई भी दल नहीं उठाता है, वो है परीक्षार्थियों के फॉर्म भरने की जो फीस है उसे माफ़ करने की। और ये मुद्दा कोई दल नहीं उठाता, और ये मेरा मानना है कि ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था उनके। मुझे लगता है कि रोजगार से भी बड़ा मुद्दा ये था, क्योंकि कई ऐसे परीक्षार्थी हैं जो फॉर्म भरने की फीस नहीं होने की वजह से फॉर्म नहीं भरते हैं, और इस मुद्दे को अन्य दलों को भी अपनाना चाहिए। ये मुद्दा जो है ना, ये खास तौर पे जो फॉर्म भरने की बात कह रहे हैं, फॉर्म भरने का पैसा देने की बात जो उन्होंने कही है, उसको लेकर के आप युवा वर्ग में देखेंगे, खास तौर पे वो जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं, उनके अंदर एक कहीं ना कहीं होप आया है कि चलो हम जो फॉर्म भरने में पैसा बर्बाद करते हैं, एक तरीके से फॉर्म भरा, फिर एग्ज़ाम होने का डेट आया, लेकिन एग्ज़ाम हुआ नहीं, लेकिन पैसा तो बर्बाद हो गया। उन्हें कहीं ना कहीं अब एक होप होने लगी है तेजस्वी यादव से, कि वो जो ये बात अगर कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं अब एक सरकार अगर वो चुनते हैं, उनको चुनते हैं, तो वो उन्हें दिखेगा कि हाँ, ये सरकार हमें एग्ज़ाम करवाने तक का भी हमारा ख्याल रखती है। यानी एक पूरा सिस्टमेटिक तरीके से ये जो परीक्षाओं का जो तरीका होता है वो बदलने का जो है वादा ये सरकार करी। तो इस वजह से युवा थोड़े बहुत तेजस्वी की तरफ जा रहे हैं। ये बात सही है। देखिए, बिहार दरोगा का जो अभी 29 को एग्ज़ाम होने वाला है, परीक्षा होने वाली है, उस परीक्षा को लेकर के तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे थे कि तिथि में समय रहते तिथि में बदलाव हो जाएंगे, लेकिन अब तक कोई ऐसा जानकारी हमारे तक नहीं पहुंच पाई है। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि 2014 में जो फॉर्म भरवाया गया था, अब तक उस पर नियुक्ति नहीं की गई है। देखने वाली बात है कि इन तमाम मुद्दों को लेकर के आखिर जो एनडीए गठबंधन की जो सरकार मौजूदा रही है और जो अब जनता के बीच जा रही है, वो इन सब मुद्दे पर चर्चा क्यों नहीं करती। इसी के साथ हमारे साथ अब जुड़ेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी परवीन बागी जी। सर, जिस प्रकार से लगातार तेजस्वी यादव बेरोजगारी को अपना हथियार बनाए सरकार पर हमला कर रहे हैं, सरकार जवाब क्यों नहीं दे रही है? सरकार जवाब नहीं दे रही है इसलिए कि उसके पास जवाब देने के लिए कुछ है नहीं।
और तेजस्वी यादव ने बहुत खूबसूरती के साथ ये मुद्दा उठाया है। उनका फोकस है कि यूथ को अपने साथ जोड़ा जाए। और देखिए, मुझे तो लगता है कि ये एक बहुत यादगार चुनाव है इस मायने में कि दो नौजवान मिल करके एक बुजुर्ग मुख्यमंत्री को परेशान कर दिया है उन लोगों ने, और चुनावी सभाओं में ऐसे ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जिसका जवाब देते सरकार को नहीं बन रहा है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो एक सीजन्ड पॉलिटिशियन के रूप में और शिष्ट पॉलिटिशियन के रूप में जाने जाते हैं, वो अपना आपा खो रहे हैं। जिस तरह के भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो उनसे अपेक्षित नहीं है। इसका मतलब है कि वो आपा खो रहे हैं और बाजी उनके हाथ से फिसलती हुई दिख रही है, ऐसा लगता है। खास करके तेजस्वी यादव ने अपने को एक बहुत मैच्योर और समझदार नेता के रूप में प्रोजेक्ट किया है इस चुनाव में, और उन्होंने एजेंडा सेट कर दिया है। 10 लाख बेरोजगारों को रोज़गार देने का जो डिमांड उन्होंने ये किया है कि हम ये पूरी करेंगे इस डिमांड को। और साथ में जो और सहयोगी बतला रहे थे कि एग्जामिनेशन फीस जो है वो भी माफ़ कर दी जाएगी। तो इन सब चीज़ों को लेकर के नौजवानों का एक बड़ा वर्ग उनके साथ जुड़ गया है, और यही सरकार की और एनडीए की परेशानी का सबब है। सर, जिस प्रकार से तेजस्वी यादव ने यह ऐलान किया है कि हम 10 लाख लोगों तक रोजगार देंगे, 10 लाख लोगों को हम सरकारी नौकरी देंगे, ठीक इसी प्रकार का हम बिहार से आपको बाहर लेकर चलना चाहते हैं। झारखंड में महागठबंधन की सरकार भी बनी, सरकार में हेमंत सोरेन मंत्री भी बने। उन्हीं ने ऐलान किया था कि हम सरकार में आते ही 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, जिसके लिए अभी तक कोई पहल नहीं की गई है। उसका भी हिस्सा आरजेडी उस सरकार में अब भी है। आपको क्या लगता है कि महज ये जुमला नहीं है, या फिर आपको लगता है कि तेजस्वी इसे दे पाने में बिहार के लोगों को सक्षम होंगे? नहीं, अभी ये कहना सही नहीं होगा कि ये सिर्फ जुमला है। हालांकि एनडीए तो उस पर लगातार सवाल उठा ही रहा है कि ये संभव नहीं है कि इतने लोगों को रोज़गार दे दिया जाए, और प्रक्रिया का सवाल, जानकारी न होने का सवाल, ये तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं एनडीए की ओर से। मगर एनडीए ने भी अपने 15 साल के कार्यकाल में बहुत सारे ऐसे वादे किए जो पूरे नहीं किए जा सके, आज तक पूरे नहीं हुए। तो ये अभी सीधे सीधे रिजेक्ट कर देना कि तेजस्वी यादव का जो मैनिफेस्टो जो उन्होंने जारी किया है वो बिल्कुल जुमला है और सिर्फ झूठे वादे हैं, ये कहना मुझे अभी उचित नहीं लगता। इसको तो तेजस्वी यादव रोड मैप एक बता भी रहे हैं, लेकिन उस पर भरोसा करना कितना जायज़ होगा? भरोसा अगर उनके पिताजी के बैकग्राउंड को लेकर के किया जाए तो भरोसा नहीं हो सकता है। मगर एक नौजवान है जो अपने को प्रमाणित कर रहा है और कुछ करने की चाहत रखता है, और उसकी नीति सही है, नियत सही है, और ईमानदारी से कुछ करना चाहता है, तो ज़रूर कर सकता है। जहाँ चाह है वहाँ राह है। मगर इसमें तेजस्वी कितने सफल होंगे ये ज़रूर संदेह इस पर किया जा सकता है। अगर हम प्रचार प्रसार के दौर को सिर्फ लेते हैं तो हम यह मानकर चले कि एनडीए से ज़्यादा बेहतर, खासतौर पर नीतीश से ज़्यादा बेहतर तेजस्वी ने प्रचार प्रसार में दमखम दिखाया, जनता पर प्रभाव बनाया। देखिए, तेजस्वी कह भी रहे हैं कि वो थके हुए नेता हैं, अब बुझे हुए नेता हैं, और ये दिख भी रहा है। जहाँ नीतीश कुमार 3 से 4 सभाएं कर रहे हैं, वहाँ तेजस्वी यादव 8-8, 10-10 सभाएं कर रहे हैं। तो ये एक उम्र का फासला भी नज़र आ रहा है, मुद्दों की परख का अंतर भी नज़र आ रहा है, और साथ ही जनता का जो रुझान है, खास करके नौजवानों का जो रुझान है, वो भी नज़र आ रहा है। और इससे ये लगता है कि इस चुनाव में कांटे की लड़ाई है, बहुत ज़ोरदार टक्कर होने वाला है। फैसला क्या होगा ये तो 10 तारीख के बाद ही पता चलेगा। सर, आपके पास बिहार को लेकर के बहुत लंबा अनुभव है, तो हम एक सवाल पूछना चाहते हैं। वो भी सवाल थोड़ा सा अटपटा लगेगा सभी को, लेकिन आपको क्या लगता है, आपकी नज़र से बिहार में जिस प्रकार से अभी राजनीति हो रही है, तो कल की वोटिंग किसके तरफ ज़्यादा होने की अनुमान है? जनता किसके तरफ ज़्यादा झुकाव है? झुकाव तो दोनों और बराबर बराबर दिख रहा है, किसी को कम किसी को बेसी नहीं कहा जा सकता। मगर ये ज़रूर है कि 2 ही गठबंधनों के बीच मुख्य मुकाबला है, एनडीए और महागठबंधन। बाकी के लोग थोड़े बहुत वोट इधर उधर ज़रूर करेंगे और किसी को हराने में, किसी को जिताने में अपनी भूमिका निभाएंगे। मगर मुख्य मुकाबला जो है इन्हीं तेजस्वी यादव के गठबंधन और इधर नीतीश कुमार के गठबंधन, इसी 2 में मुकाबला है। फैसला इन्हीं दोनों के बीच होना है। जदयू के खिलाफ लोजपा को आप कैसे देखते हैं? जदयू को कितनी बड़ी चुनौती दे सकती है, या फिर कहीं सीट भी निकाल सकती है लोजपा के पास तो पाने के लिए सारा आकाश है, खोने के लिए कुछ नहीं है। उनकी 2 सीटें अभी के विधानसभा में हैं, तो वो 2 से 3 भी ले आते हैं तो उनके लिए उपलब्धि हुई कि सीटें बढ़ गई। मगर वो बहुत ज़्यादा कोई अप्रत्याशित चौंकाने वाला परिणाम उनका आएगा ऐसा नहीं लगता है। मगर ये ज़रूर है कि
जेडीयू के लिए वो डैमेज कर सकते हैं और कई जगह उम्मीदवारों को, जेडीयू के उम्मीदवारों के पराजय का कारण भी बन सकते हैं। तो पहले मतदान में आप ये मान के चल रहे हैं कि बराबर बराबर का फॉर्मूला रहेगा लगभग? मुकाबला बराबरी का है, परिणाम क्या होगा ये मैं नहीं कह सकता अभी, मगर मुकाबला तो बराबरी का लग रहा है। चलिए देखते हैं कि क्या होने वाला है। खास तौर पर अगर हम बात करेंगे पप्पू यादव, उपेंद्र कुशवाहा, पुष्पम प्रिया चौधरी, ये तमाम ऐसे नाम हैं जो बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर खुद को विराजमान करना चाहते हैं। लेकिन फिलहाल जनता में पहले चरण के मतदान के लिए जो महत्वपूर्ण रूप से मुकाबला होने जा रहा है वो एनडीए और महागठबंधन के बीच है, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के चेहरे पर ही है। आपको ऐसे में हम आश्वस्त कर देना चाहते हैं कि आखिरकार कौन से दल में सबसे ज़्यादा, कौन से किस सीट पर चुनाव लड़ रहा है। तो देखिए, जदयू 35 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, पहले चरण का मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ, लगातार आपको स्क्रीन पर मैं दिखा भी रहा हूँ। बीजेपी वहीं 29 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। हम यानी जीतन राम मांझी की जो पार्टी है वो 6 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और पहले चरण में महज 1 सीट पर वीआईपी है। वहीं अगर हम दूसरे महागठबंधन की तरफ से या अन्य दलों की अगर हम बात करें तो खास तौर पर जो प्रमुख पार्टियां हैं उनका मैं सिर्फ जिक्र करूंगा, जिसमें आरजेडी 42 पर है, कांग्रेस 21 पर, सीपीआई-एमएल जो है वो 8 सीटों पर चुनावी दंगल में है। आरएलएसपी यानी जो उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है वो 43 सीटों पर ताल ठोक रही है। वहीं लोजपा 42 सीटों पर ताल ठोक रही है। लोजपा के लिए यह काफ़ी कठिन घड़ी है और ऐसे में अगर हम बात करें तो अभी इन 71 सीटों पर 71 विधानसभा क्षेत्रों में जहां पर मतदान होने हैं, ऐसे में एनडीए के लिए अपना फाख बचाना बेहद ही चुनौतीपूर्ण लग रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से अभी एनडीए के मौजूदा 36 से ज़्यादा विधायक हैं। अब ऐसे में आप समझ सकते हैं कि उन तमाम विधायकों को लेकर के जो तरह तरह की खबरें आप तक पहुंचाई जा रही हैं, उसके मद्देनज़र यह कहना कतई गलत नहीं होगा कि तेजस्वी यादव अब इस बार के चुनाव में खास तौर पर सीएम नीतीश के चेहरे को लेकर कड़ी टक्कर देने जा रहे हैं। पहले चरण के जो मतदान होने हैं उसमें किस प्रकार से जनता का रुझान रहता है, जनता किसके तरफ ज़्यादा झुकाव रखती है और जनता किसके तरफ भारी बहुमत गिराती है, यह तो 10 नवंबर को पता चलेगा। लेकिन इसका अनुमान कल की वोटिंग संपन्न होने के साथ ही लग जाएगा। कल का पूरा वोटिंग का दौर देखना ना भूलें, क्योंकि हम अपना तमाम कवरेज आप तक पहुंचाते रहेंगे। तमाम ज़िलों से हमारे जिला के जो संवाददाता है वो हमारे साथ जुड़ेंगे और हम आप तक हर एक छोटी बड़ी खबर लेकर आते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। नमस्कार।